नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 28 सितंबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव करने का डिसीजन लिया है, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं उसको हम देखेंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फूड सिक्योरिटी ड्विंडल्स यानी कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी जो है वो थोड़े ख़तरे में है। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो डेंजरस पॉइंट्स हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेड केयरफुली, ये बेसिकली यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं, तो ऐसे वीडियोस को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपने एक आदेश से हटवा दिया है और इसके कुछ रीजंस हैं, राइट, क्यों हटवाया है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव नंबर 4, यहाँ पर हम आईटी एक्ट जो है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके, नंबर 4, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। ये एक एक्स डिप्लोमेट ने लिखा है। आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से हम यूएनएससी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स जो बातें कर ली हैं उनको हम फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। एज यू नो, इस सीरीज़ की खास बात यह है कि डीप एनालिसिस, राइट, चीज़ें समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। अगर नोटिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि कोई सब्जेक्ट पर आपको पीएचडी नहीं करना है, राइट, उस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी से, मेहनत से ही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो शाइन करेगी। आज आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता ना चल रही हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट इट्स ओके, कीप डूइंग इट, ट्रस्ट मी, राइट। अगर इसका कोई फॉर्मूला है, सक्सेस का कोई फॉर्मूला है इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, तो आई वुड से कि वो जो जोन आता है ना, जो एक ग्रे जोन होता है, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, या राइट लेफ्ट, कुछ पता नहीं चलता है। वो एक जोन आई एम श्योर आपने भी फील किया होगा कि आपको लगता है कि यार कितनी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, यूएनएससी ये क्या चीज़ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या काम करता है, मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए, दैट्स ओके, ट्रस्ट मी, बहुत सारे, लगभग हर कोई जो है वो इस फेज से निकला है। प्रॉब्लम यह है कि हर कोई जो है वो इस फेज के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन इट्स ओके, होल्ड योर सेल्फ, ब्रेस योर सेल्फ, थोड़ा और हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, धीरे धीरे वन बाय वन एक एक टॉपिक जो है उसकी बेसिक्स जो भी हैं उसको समझ लीजिए, और कुछ समय के बाद यू विल सी के यू विल बी मोर देन हैप्पी कि चलो ये एक ग्रे जोन जो है उसमें निकल गए, उसमें से निकल गए और आप एक राइट डायरेक्शन में जाने लगे। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे बेसिकली वो चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस की, तो ऐड ऑन करेंगे चीज़ों को, नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। और एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज, हाइड्रो पावर वे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर जो है दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो मैंने एक हाउ टू स्टडी या फिर एक स्टडीज़ को लेकर भी एक छोटी सी बात जो है ये ग्रे जोन वाली बता दी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रीमिंग लाइव, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है कि जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स यानी कि जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूटर, राइट, के जो जो कोर्ट के सामने सारी जो प्रोसीडिंग चलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइव स्ट्रीम करने का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और दुनिया की बहुत सारी ऐसी कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जो हैं, तो यहाँ इनकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव होती हैं। फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि यू हैव केन्या, कनाडा, ब्राज़ील, राइट, तो ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो उनके कोर्ट्स की होती है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको पता चल गया होगा कि एक प्रश्न अब आने वाला है आपके लिए। यस, आईसीजे जो है ये कहाँ पर बैठता है, इसका हेड क्वार्टर जो है आईसीजे का कहाँ पर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू गाइस। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? ओके, तो ये जो डिसीजन है कि लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, तो दिस इज
वेलकम आइडिया। ऑफ कोर्स हम घर बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको देख पाएंगे, जस्ट इमेजिन। और ये जो आइडिया, पूरा आइडिया है जिस पर कोर्ट टिकी हुई है, दैट इज कि कोर्ट्स जो है वो कैसी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब आपको पता है? ओपन कोर्ट यानी कि एक ऐसी कोर्ट जो एक्सेसिबल हो, जो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। और न्याय जो है वो ऐसा नहीं है कि बंद दरवाज़ों के अंदर होता है। न्याय जो है वो डंके की चोट पर हर जगह पर, मीन्स एक ओपन कोर्ट होती है। आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि आप अगर कोई सिटी में या फिर टाउन में रह रहे हैं और वहाँ पर कोई कोर्ट है, तो आप उस कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पर जो पीछे जो बेंचेस होती हैं ना, वहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं। तो उसका एक आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, बट एज फार एज यू आर सिटीजन, आप जहाँ वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। आपको कोई पूछेगा तो यू कैन से कि बस आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो देखनी है, इसलिए आपको वहाँ पर बैठना है, तो यू कैन गो एंड सिट देयर। मोबाइल साइलेंट रखिएगा, वरना फिर जज जो है वो गुस्सा हो जाएंगे, सज़ा भी हो सकती है। लेकिन हाँ, आप अगर वहाँ पर चुपचाप बैठे और चीज़ों को अगर आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, देन यू कैन विजिट। तो दिस मीन्स के कोई भी जाकर वहाँ पर बैठ सकता है। तो इट्स लाइक यू नो, इट्स बहुत ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पूरी सिस्टम है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप ये चीज़ अलाउ करेंगे ना। तो ये ओपन कोर्ट का जो आइडिया है अब लाइव होगा। लाइव इन द सेंस कि अब हम, आप घर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख पाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग कि हमारे देश में फिर चीज़ें जो हैं वो और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। और लेट्स से कोई अगर कोई एक पर्टिकुलर केस चल रहा है, राइट, लेट्स से कोई सिटीज़न जो है उसके ऊपर कोई कोई भी एक केस है, तो ये एक चर्चा का विषय। आई एम नॉट सेइंग कंट्रोवर्सी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, राइट। लोग उसको डीप, कंट्रोवर्सीज भी होगी, कोई ऐसे केसेस होंगे तो उसके बारे में लोग जो है बहुत सारी बातें करेंगे, बट इट्स ओके, राइट। लेट्स से कोई करप्शन हुआ, कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट रेप का केस आया, तो ऐसे केस के बारे में लोग जो हैं वो उसकी उसकी प्रोसीडिंग को देखेंगे, लोग उस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो यही डिस्कशन जो है वो हम पढ़ते हैं ना कि एंशियंट, आप ग्रीक में चले जाइए तो वहाँ पर ये चीज़ थी। हमारे यहाँ पर जो जहाँ से बुद्ध भगवान और महावीर भगवान और ये इन लोगों का जहाँ से एक ताल्लुकात था, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की एक सिस्टम थी। लोग जो हैं वो चीज़ों को डिस्कस करते थे। आज की पार्लियामेंट जो है वो क्या है, वहाँ पर चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है। तो अब ऐसे कुछ मुद्दों पर लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में कि ऐसा हुआ, ये पॉइंट दिया, ऐसा पॉइंट था, ये वो एक्सेट्रा। तो और ज़्यादा डीपर एनालिसिस जो है उसका हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो हैं, उन्होंने दो चीज़ों को हमेशा प्रमोट किया है। नंबर वन, एक आइडिया ये कि सुप्रीम कोर्ट की और भी रीजनल बेंचेस होनी चाहिए। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो सिर्फ दिल्ली में है। तो एक लंबे समय से ये डिमांड रही है कि मुंबई में भी एक बेंच हो, चेन्नई में भी एक बेंच हो, और कोलकाता में भी इसकी एक बेंच हो। तो इतनी चार बेंचेस जो हैं, टोटल चार बेंचेस जो हैं वो होनी चाहिए। तो ये आइडिया। नंबर टू, ही हैज़ ऑलवेज बेटर फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब अप्लाई करने के लिए तैयार है। फिर भी बहुत वक्त लगा, लगभग 4 साल लगे। 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए इतने टेन्योर के बाद फाइनली। और एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, राइट, तब जाकर हमने लाइव स्ट्रीमिंग और ये सारी चीज़ें का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट है। आई वुड से कि ये पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसने जो ट्रिगर का काम किया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ऑनलाइन मीटिंग्स और ये सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करते थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद अब लोगों को इतना मज़ा आ गया है ऑनलाइन में। ऑफ कोर्स ऑफलाइन का एक मज़ा अलग होता है। आप उस व्यक्ति की आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं, आपको वो जो वाइब होती है कि ह्यूमन बींग्स आप समझ जाएंगे कि आपके क्लाइंट को मिलना है या फिर किसी आपके कस्टमर को मिलना है, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, डील जो है वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपकी टीम के साथ मीटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप फेस टू फेस जब होते हैं तो उसका एक अलग ही उसके फ़ायदे हैं, राइट। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे हर चीज़ में होता है। सेम थिंग गोज़ हियर एज वेल कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको ट्रैवलिंग टाइम ये सारी चीज़ें बच जाएगी, तो लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। बट एनीवे, लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये अब लाइव स्ट्रीमिंग या फिर जो ऑनलाइन मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स क्यू
एटलीस्ट 7 हाई कोर्ट्स स्टार्टेड टेलीकास्टिंग प्रोसीडिंग्स लाइव। सुप्रीम कोर्ट की वजह से 7 हाई कोर्ट्स ने अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको लाइव टेलीकास्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल केस की बात करें तो स्टेट लेवल या फिर हाई कोर्ट लेवल की, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जो हिजाब वाला जो पूरा केस था ना स्टूडेंट का, तो वो केस जो है वो पूरा लाइव टेलीकास्ट किया है। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस टू बी टेलीकास्ट लाइव। इससे पहले, ये हिजाब केस से पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कोविड के साथ जुड़े हुए केसेस जो हैं वो लाइव जो हैं वो कंडक्ट किए थे। वे सारे स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो ऑनलाइन केसेस हैं ये एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर काम आएंगे, राइट। वो चीज़ों को और गहराई से समझ पाएंगे। और इतना ही नहीं, ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि जो जुडिशरी है इसके फंक्शनिंग में अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको कोई इश्यूज़ हैं, कोई हर्डल्स हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनको सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस करना, ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी भी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको लाइव देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी ऑडियो आर्काइव्स को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि जो फीमेल जजेस हैं उनको ज़्यादा इंटरप्ट किया जाता था कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो इस स्टडी से पता चला कि फ़ीमेल जजेस को ज़्यादा इंटरप्ट किया जाता था, तो उस हिसाब से फिर सिस्टम को डिज़ाइन किया गया कि फ़ीमेल जजेस जो हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जब आपके पास कहता है ना कि आपके पास डेटा आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप उस पर काम करके उसको नॉलेज में तब्दील करेंगे और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। So the decision to live stream proceedings must be the first step towards greater transparency that will enhance public trust in the judiciary's functioning. इसकी जो रिपल इफेक्ट है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वाइड। कितने सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करने के बारे में, मीन्स क्राइम जो है वो करने के बारे में 5 बार सोचेंगे उसको करने से पहले, कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग मीन्स लॉ के बारे में अवेयरनेस आएगी। अभी क्या होता है कि लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो हमारे देश में होते हैं। बट आई एम श्योर इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगी और फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि सारी की सारी कोर्ट्स जो हैं उसको आप लाइव देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या कौन सा केस चल रहा है। एंड आज के ज़माने में इसको सेटअप करना जो है इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फूड सिक्योरिटी ड्विंडल्स, पायोनियर का ये आर्टिकल है। हमारे देश में कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो हमारे देश में, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करें तो उनकी भी संख्या जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग हमारे देश में जो हैं वो डेली बेसिस पर पैसे कमाते हैं, तो इनके पास ऐसा पैसा नहीं होते कि वो फूड को रिज़र्व करके रखें। वो रोज़ का रोज़ जो है अनाज, तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर फिर खाना पकाते हैं। तो डे टू डे की शॉपिंग करते हैं और डे टू डे जो हैं वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके पास रिज़र्व्स के या फिर रिज़र्व की फैसिलिटी भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वी नो के दे लिव इन ओपन एरियाज़, ओपन स्पेसेस में रहते हैं, तो वहाँ पर वो कहाँ पर स्टोर करके वो चीज़ें जो हैं वो जाएंगे। एंड इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गरीब लोग जो हैं वो सारी चीज़ें रिटेल में ख़रीदते हैं, रिटेल प्राइस देकर ख़रीदते हैं, तो दे आर पेइंग द हाईएस्ट प्राइस। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट होता है, लेकिन ये लोग जो हैं वो किराने के स्टोर से लेते हैं, तो इनको ऐसे डिस्काउंट और इन सारी चीज़ों का लाभ भी नहीं मिलता है। तो एक तो गरीब, ऊपर से स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, हर रोज़ की चीज़ें हर रोज़ खरीद कर आपको खानी है, कंज्यूम करनी है। तो ये सिचुएशन जो है वो हमारे देश में बहुत सारे लोगों की है। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि हमारे देश में नियरली 195 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। दुनिया की जो अंडर नरिश्ड लोगों की पॉपुलेशन जो है तो उसका लगभग क्वार्टर 25% होता है 195 मिलियन। इतने लोग हमारे देश में अननरिश्ड हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारे देश में 43% जितने बच्चे जो हैं वो क्रॉनिकली अननरिश्ड हैं। क्रॉनिकली अननरिश्ड यानी कि बहुत ही सीवियरली अननरिश्ड हैं। और यही बच्चे जो हैं, जो हम कहते हैं ना कि बच्चे हमारे क्या है, फ्यूचर हैं, यही हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत वीक रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि अगर किसी बच्चे की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर वो उसका अगर अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि फिजिकली ही वो पीछे रहेगा, वो मेंटली भी पीछे रहेगा।
और इसकी वजह से ओवरऑल आप देखिए उसका पूरा जीवन जो है वो ज़्यादा बीमार रहेगा, तो ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब उसकी पढ़ाई लिखाई भी इतनी कोई खास नहीं हुई है, वो इतना ब्रिलियंट नहीं रहेगा, राइट, एवरेज से भी बहुत कम, बहुत ही लो। तो परफॉर्मेंस एजुकेशनली भी अच्छा नहीं होगा, तो जॉब मिलने के चांसेस या फिर बिजनेस करने के चांसेस जो है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बेचारे को ज़्यादातर जो है वो फिजिकल मजदूरी और लेबर वर्क यही चीज़ें करनी है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। एंड सी रफली 43% ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में हमारा रैंक किया था 94, 2021 में हम 101 हो गए। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस को अगर आप देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी, वेल बीइंग, ह्यूमन डेवलप, तो ये सारे अलग अलग इंडेक्सेस में हमारा रैंक जो है वो ड्रॉप हुआ है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर ये जो हमारा रैंक ड्रॉप हुआ, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया पता है? उसने ये कहा कि मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि ये जो इंडेक्स तैयार करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो मेथड का इस्तेमाल किया, जो सैंपल का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से लोगों को प्रश्न पूछे, तो ये मेथड ही गलत है। इसकी वजह से हमारा रैंक कम आया है। ये चीज़ जो है वो मिनिस्ट्री कह देती है। दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसीज ने ये 2022 में ये जो रिपोर्ट्स निकाले हैं, तो इसमें पता चलता है कि 40% जितने भारत के लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। इन 2019-2021 के बीच में ये 2 साल जो हैं, तो इसमें 40% जितने लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी को फील किया है, वो नॉट जस्ट फील, फूड सिक्योरिटी से ये लोग, फूड इनसिक्योरिटी से ये लोग जो है वो गुजरे हैं। Which puts India into the category of the countries with severely food insecure population। और ये भी हमारे देश की एक आयरनी है कि वैसे देखा जाए तो फूड प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारा देश जो है वो बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 पर आता है। तो फूड पैदा नहीं हो रहा, ये इश्यू नहीं है हमारे देश में। सबसे बड़ा जो इश्यू है दैट इज़ फूड के मैनेजमेंट का। व्हेन आई से मैनेजमेंट, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, स्टोरेज भी आ गया, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फूड इतना होने की वजह से, इतनी सारी स्कीमें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें होने की वजह से, होने के बावजूद भी अगर लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को महसूस करें, दैट इटसेल्फ मीन्स कि देयर इज़ लैक ऑफ मैनेजमेंट। इंडिया रैंक्ड 71 आउट ऑफ 113 मेजर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इन 2020। It is time to strengthen the right to food security rather than diluting it। सरकार जो है वो फूड, अभी ये खबर आई थी कि सरकार जो है वो ये चावल और इन सारी चीज़ों पर आई थिंक ₹1 जो है वो इंक्रीज़ करने वाली है, जो पीडीएस है हम खरीदते हैं। तो इसको डाइल्यूट करने की वजह से, डाइल्यूट नहीं करना है इसको, तो और ज़्यादा मजबूत बनाना है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो इतना अच्छा हो कि ये घर घर तक चीज़ें पहुँचे। कर्नाटका ने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की, इसमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच और डिनर दिया जाता है, राइट, एट ए वेरी लो प्राइस। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन्स चल रही हैं, लेकिन बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे राज्य जो हैं वहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी दयनीय है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन है वहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट्स द की। क्रॉप जो है वो ऐसे ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम्स में सड़ जाता है। इससे अच्छा है कि ये किसी गरीब के पेट तक पहुंचे। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ट्रेड केयरफुली। ये ट्रेड नहीं है, राइट। ये वाला ट्रेड जो होता है इसका मतलब होता है व्यापार, और TREAD यहाँ पर डिफरेंस है। ये TRADE है और ये TREAD है। तो जो वे स्टूडेंट्स जो अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ट्रेड का मतलब होता है किसी एक रास्ते पर चलना, राइट। तो इसको कहते हैं ट्रेड। साउंड सेम करेगा लेकिन स्पेलिंग जो है वो अलग है, ओके। तो राइट, गवर्नमेंट ने कुछ 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोस को हटाने की बात बताई है, एक ऑर्डर दिया है, राइट। और इसको इसलिए हटाया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक हेट और कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल जो है वो इन वीडियोस में हमें देखने को मिला है। इसमें कश्मीर के बारे में बातें हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के खिलाफ हेट
नफरत भरी बातें, अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ बातें, फिर ये बातें कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, और सिविल वॉर को सिविल वॉर को प्रेरणा दे इस प्रकार का मटेरियल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी ऑफ कोर्स चैनल में होगी तो कोई भी देश जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। सेक्शन 69A हमारा आईटी एक्ट जो है इसका सेक्शन 69A है, और ये पावर देता है हमारी जो गवर्नमेंट है उसको। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पावर को अपहेल्ड किया कि सरकार जो है वो कुछ मटेरियल, कुछ ऐसा कंटेंट जो है इसको ब्लॉक कर सकती है, और इसके लिए कुछ प्रोसेस जो है इसको फॉलो करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है ये लेटेस्ट ऑर्डर इस पर्टिकुलर लॉ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। नाउ द थिंग इज कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो होती है ये कंप्लेंट जो है उसको कंसिडर करती है, फिर इसके कंटेंट को देखा जाता है और उसके बाद रिकमेंडेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं। फिर ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो हैं, ये सेक्रेटरी आईएनबी के, जो आईएनबी यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, तो वो फिर साइन करते हैं और फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि अगर सेक्रेटरी को लगता है कि नहीं कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, तो ये पूरी प्रोसेस से अगर गुजरे तब तक तो ये नुकसान जो है वो कर दिया होगा, तो सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्टली इस कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। उसके बाद ये अपना जो डिसीजन है वो कमेटी के सामने रखा जाएगा और कमेटी के व्यू जो हैं वो लिए जाएंगे, और कमेटी का भी व्यू वही है तो फिर वो चीज़ को परमानेंटली ब्लॉक किया जाएगा। अब ये कमेटी जो है इसको हर 2 महीने में एक बार मिलना रहता है, लेकिन अब पता नहीं है कि ये कमेटी रेगुलर मिल रही है या नहीं मिल रही है। इंडिया के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि दुनिया में जो देश ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, चाहे ट्वीट्स हों, चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस हों, चाहे यूट्यूब के वीडियोस हों, इंटरनेट को बंद कर देना, तो इन सारी चीज़ों में भारत का रैंक जो है वो काफ़ी ऊपर आता है। यानी कि ये एक ऐसा देश है हमारा देश भारत जो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ब्लॉक करवाता है। लेकिन आई वुड से इसके पीछे एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है, दिस इज़ माई एजम्पशन, राइट, ये भी हो सकता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स भी, ऑफकोर्स चाइना के बाद हमारा नंबर आता है, नंबर 2 पर हम हैं, राइट। स्मार्टफोन के यूजर्स में भी हम नंबर 2 रैंक पर हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया के, कौन सा देश जो है वो मीन्स इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे देश में, लगभग 50% जितने लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि दुनिया की 17 से लेकर 18% पॉपुलेशन सिर्फ हमारे देश में है। तो अगर 50%, तो आई वुड से कि 9% दुनिया की 10% पॉपुलेशन दुनिया की जिस देश में इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, तो वहाँ पर ऐसे केसेस भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन और यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं। बट एनीवे, कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको तो ब्लॉक करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ बताई है ना, टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको वहाँ यहाँ मीन्स ये सारे लोगों को उनके ट्रेनिंग कैंप्स में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि वो ऑनलाइन ही इन लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं और ऐसे ही ऑनलाइन ही छोड़ देते हैं, फिर वो नुकसान जो है वो ऑफलाइन पहुंचाते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है ये तो ब्लॉक डेफिनेटली होना ही चाहिए, लेकिन एक सिस्टम भी होनी चाहिए, इसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए। ऐसे ही सरकार सारी चीज़ों को बैन कर देगी तो फिर कि वो डेमोक्रेसी जैसा नहीं रहेगा। बट आई एम श्योर सरकार प्रोसेस को फॉलो, कोई भी सरकार जो हो, राइट, वो अपने देश में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कभी भी अलाउ नहीं करेगी। कोई भी सरकार, चाहे कितने भी, मीन्स नॉर्थ कोरिया भी अलाउ नहीं करेगा कि उनके देश में कोई ऐसे, उनके देश या फिर उनके लोगों को खतरा हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो सरकार नहीं करेगी। तो लेट्स होप कि ऐसे सारे कंटेंट को हम हटा पाए ऐसे, क्योंकि आज के ज़माने में यही सबसे ज़्यादा टीपीओ जो है वो करते हैं। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अनदर स्टोरी, द हिंदू का यह आर्टिकल है। राइट, नाउ लेट मी टेल यू अगेन, अगर आज आपका पहला दिन है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू वॉचिंग दिस सीरीज़, पहली बार आप यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट, 25 मिनट आपने इस वीडियो को देख लिया और अब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको आज हो गई है 28 राइट सितंबर, तो आपको 26 सितंबर
प्लस 27 सितंबर के जो 2 वीडियोस हैं इस सीरीज़ के, द हिंदू एनालिसिस के, इस पूरे वीडियोस नहीं लेकिन वीडियो में जहां पर हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की है, तो 26 वाला पहले देखिए, उसके बाद 27 वाला, और फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक आइए, यहाँ पर आइए, वरना आपको चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। राइट, वी नो देयर इज़ अ बज़ इन इंडिया, राइट, इंडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप जो है वो हमें मिल जाए। वी नो कि P5 जो है मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब अगर कोई है इस दुनिया में तो दैट इज़ P5। और जैसे मैंने आपको बताया था वैसी ही बातें आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल रही हैं। राइट, एक्स डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल को लिखा और वो भी ये बता रहे हैं कि P5 के देश जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि रैंक्स जो हैं वो इंक्रीज हों, यानी कि ये P5 जो हैं ये P6 बन जाए, P7 बन जाए, P8 बन जाए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब भी ये बनेगा तो ऐसा नहीं होगा कि P5 जो हैं तो उसमें +1 यानी कि इंडिया को ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरे भी कंटेंडर हैं, हमने कल देखा था ना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ब्राज़ील है। तो जब भी आएगी तो पूरी गैंग ही आएगी, पूरे ये सारे एक 4-5 देश जो हैं वो एक साथ इसमें आएंगे। 1944 1945 के बीच में वॉशिंगटन के नज़दीक एक डम्बार्टन ऑक्स हैं, तो यहाँ पर डिस्कशन चल रही थी। इस 50 से भी ज़्यादा देशों के डेलीगेशंस जो हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर रहे थे। और ये राइट ऑफ वीटो जो है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ राइट ऑफ वीटो, तो ये राइट ऑफ वीटो जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर डिबेट एंड कंट्रोवर्सी हुई यूएन को बनाने में, यूएन के चार्टर को तैयार करने में, तो दैट वाज दिस राइट ऑफ वीटो। तो बहुत सारे देशों ने इस चीज़ का अपोज किया, ऐसा कहा कि ऐसा कोई वीटो पावर जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ये क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने, उस टाइम पर ब्रिटेन जो है वो काफ़ी पावरफुल था, वर्ल्ड वॉर 2 अभी जीता था उन्होंने, तो उनकी एक बहुत ही इज्जत थी, ये वो एक्सेट्रा। तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि आइदर यू हैव अ यूनाइटेड नेशंस विथ वीटो और देयर विल बी नो यूनाइटेड नेशंस। चाहिए या नहीं चाहिए, यूएन चाहिए तो वीटो वाला यूएन मिलेगा, वरना फिर यूएन ही नहीं मिलेगा। और हमारे जो इंडियन डेलीगेट जो था, तो उसके जो चीफ थे, उन्होंने ये समझा कि एक इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशन जो है वो एक नो यूनाइटेड नेशन से तो अच्छा है कि इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशंस हो। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ गुजराती एक कहावत है, राइट, वो कहते हैं कि नो मामा करता काणो मामो सारो। बहुत सारे गुजराती स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे, नो मामा करता काणो मामो सारो। इसका मतलब ये है कि अगर मामा जो होता है ना, मदर का ब्रदर, तो मीन्स मामा न होने से अच्छा है कि एक काणा का मतलब होता है कि जिसकी एक आँख ही है, एक आँख से ही जो देख सकता है, तो वैसे वाला मामा भी अच्छा है, रादर देन हैविंग नो मामा। जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सोचा कि एक इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशंस जो हैं, चलो फिर धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर देंगे। तो ये भी एक अच्छी सोच थी, लेकिन इतने साल चले जाएंगे उसके बारे में पता नहीं था। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ये जो P5 है, इसमें कोई संत देश नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी आप कसम खा सकते हैं। अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर गलत चीज़ें की हैं। सबसे ज़्यादा अगर वीटो का किसी ने इस्तेमाल किया है तो दैट इज़ रशिया। लेकिन हमें रशिया से इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, या फिर इसके बारे में कि इतने सारे वीटो का इस्तेमाल किया, लगभग 50% जितने वीटो अभी तक जो यूज़ किए तो रशिया ने किए। लेकिन जो 1971 में वॉर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, तो उसमें भी वीटो का इस्तेमाल करके भारत को उस टाइम पर बचाया था, वो रशिया ने बचाया था। चाइना जो है वो बार बार पाकिस्तान को बचाते रहता है, तो पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, चाइना बहुत ही अच्छा देश है, उन्होंने हमें बचाया। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पता चलेगा कि यार हर बार पाकिस्तान जो है वो वीटो पावर की वजह से बच जाता है। इसराइल को बार बार प्रोटेक्ट किया है यूएसए ने यूजिंग द वीटो पावर। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि साउथ अफ्रीका में बिफोर दिस फ्रीडम, राइट, मंडेला साहब प्रेसिडेंट बने उससे पहले की बात है, जो अपार्थाइड सिस्टम थी वहाँ पर, गोरे कालो रंग के आधार पर भेदभाव जो होता था, तो साउथ अफ्रीका पर सैंक्शंस लगाने की बात थी, लेकिन
यही वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों ने सैंक्शंस नहीं लगने दिया बाय यूजिंग दिस वीटो पावर। G4, ये 4 कैंडिडेट्स हैं, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, और ये चारों देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका के 2 ऐसे, अफ्रीका ने कहा है कि 2 परमानेंट सीट्स जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू, अफ्रीका में कुछ आई थिंक 54 जितने देश जो हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, एंड अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पर नहीं है। लैटिन अमेरिका का कोई भी नहीं है। अब चलो ब्राज़ील जो है वो आ जाएगा, कैरेबियन आइलैंड्स के कोई नहीं है, और इटली जो है वो ये कह रहा है कि अगर जर्मनी और जापान को जो एक्सिस पावर्स थे, तो अगर जर्मनी और जापान को अगर आप सपोर्ट दे रहे हैं तो फिर इटली को क्यों नहीं। तो जब भी ये डील होगी तो ये पैकेज डील होगी। जैसे पैकेज डील का मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक साथ 4-5 देश जो हैं वो आएंगे, एक देश बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी बहुत ये परमानेंट मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि अभी आपको अगर मेंबर बनना है तो वीटो वाला राइट नहीं मिलेगा, आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि P5 जो है वो अपने प्रिविलेजेस को डाइल्यूट करना नहीं चाहते हैं, और अगर इसको चेंज करना है तो ये सारी चीज़ों को चेंज करना है तो आपको चार्टर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये P5 की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर हमें विदाउट वीटो वाली मेंबरशिप भी मिलती है, परमानेंट मेंबरशिप, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेना जो है वो गलत नहीं है। धीरे धीरे फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज द हाइड्रो पावर वे, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 18 अगस्त 2022 की बात है, जब इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल ने एक MOU साइन किया इंडियाज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन लिमिटेड के साथ, और इसमें वेस्ट सेती और सेती रिवर SR6 जो प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 1200 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इसको डेवलप करने के लिए एक MOU जो है वो साइन किया है। हाइड्रो पावर कोऑपरेशन जो है वो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप का एक पिलर है। जैसे डिफेंस एक पिलर है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एक पिलर है, वैसे ही हाइड्रो पावर कोऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बीच में। तो ये डिसीजन जो है वो क्या ऑफर करता है, दोनों के शेयर्ड कंसर्न्स और कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले जो है वो चाइना के, मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर, राइट। ये कुछ सारी डिटेल्स हैं, उन सारी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर वो पीछे चला गया। ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड था, पीछे चला गया, राइट। फिर चाइना जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड था, लेकिन फाइनली चाइना ने ये कहा कि यहाँ पर नेपाल में पुअर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, और फिर घूम फिर कर इंडिया के पास सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। तो दिस इंडिकेट्स के इंडिया पर जो एक फेथ है, नेपाल का जो भरोसा है कि इंडिया जो है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। अब हमें इस भरोसे को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, और अगर टाइम पर कंप्लीट हो गया तो ये दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, राइट। ऑलरेडी भारत जो है ये महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली प्रोजेक्ट और अरुण 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेपाल में जो चल रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज के लिए भी दोनों देशों को ये फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नेपाल का प्रॉब्लम यह है कि नेपाल में जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल जो है वो पावर शॉर्टेजेस को फेस करता है। और अगर ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल को हार्नेस कर लिया नेपाल ने, तो नेपाल जो है 2030 में $310 बिलियन जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, और 2045 तक 1069 बिलियन नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करके इतने पैसे जो है वो कमा पाएगा, और वो भी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके कमा। आप सोच रहे होंगे इंडिया के पास मीन्स इंडिया को क्या ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरत है, द थिंग इज़, हम कोयले में से नेचुरल या फिर जो रिन्यूएबल सोर्सेस में जाना चाहते हैं, हाइड्रो पावर इज़ वन ऑफ दैट। तो नेपाल से अगर हमें पावर मिलेगा एक रीज़नेबल रेट पर, तो हम धीरे धीरे करके हमारा जो कोयला जो है उसका कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको धीरे धीरे करके हम कम कर सकते हैं। द रिवाइज्ड कॉस्ट अराउंड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज़ इंक्रीज्ड टू 2.04 बिलियन। अभी जो ये प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने की बात है तो इसका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। फिर नेपाल जो है वो कंसर्न्ड है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को लेकर। इस डील में ऐसा है कि कुछ 21.9% जितना जो पावर पैदा होगा वो नेपाल को फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। तो इट्स नॉट दैट बैड, राइट। 21.9, पहले ये 10% रखा गया था, अब इंक्रीज़ करके इसको 21.9 किया गया है। और बाकी का जो है तो उसमें
कॉस्ट शेयरिंग होगी. द प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू अदर रीजनल पार्टनर्स. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. BBIN फ्रेमवर्क जो है क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कोऑपरेशन, तो इसमें और ज़्यादा देशों को भी, ये चारों देश जो हैं वो मिलकर इसमें काम कर सकते हैं. या फिर पावर जनरेट जब होने लगे तब इनके डिस्ट्रीब्यूशन में ये चारों देशों को ऑन बोर्ड, ये बाकी के जो दो देश हैं बांग्लादेश एंड भूटान, उनको भी ऑन बोर्ड लाया जा सकता है. तो इट्स अ गुड थिंग. लेट्स होप कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम टाइम पर कंप्लीट कर सके. आपके लिए एक प्रश्न है. राइट, नाडा हबा ये या फिर स्टेट फेस्टिवल इन कर्नाटका किस पर्टिकुलर फेस्टिवल को डेजिग्नेट किया गया है? होली, दीपावली, गणेश चतुर्थी या फिर दशहरा? That's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. कल की कुछ वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं, क्या वो आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं, देन डू चेक इट आउट. ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ क्यूरियसली एजुकेशन पर अवेलेबल हैं. दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.